इसलिए सरकार भी इस तरह की बदमाशियों में निबड़ना चाहिए। सरकार को चाहिए कि चुपचाप इस पे अध्यादेश लाए, अपनी स्थिति क्लियर करे और अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को तुरंत रोके और रोकने के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करें जहां समाज के सब लोग बैठे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए इन्होंने चुपचाप कर दिया, 1 मिनट में कर दिया, केस भी फटाफट लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बिठा दिया और फैसला भी कर दिया। और जो इम्पोर्टेंट इशू है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के, उसमें 2-2, 3-3 साल से केस पेंडिंग है। पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए कानूनों को लागू करती है और लागू करने की जिम्मेवारी है। और उन कानूनों में कोई गड़बड़ हो या उनके प्रति कोई विरोध हो या उनमें कोई बदलाव की जरूरत हो तो उनको लगातार पार्लियामेंट के साथ टच में रहती है सरकार, पार्लियामेंट के सामने वो रखने चाहिए। मगर जो मेन फैसला है कि कैटेगराइजेशन का, वर्गीकरण का अधिकार जो राज्यों को दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने कहा ये आर्टिकल 14 और 341 आर्टिकल का उल्लंघन नहीं है, वो एक तरह से हरी झंडी दे दी कैटेगराइजेशन की। तो अब मेन मसला तो शेड्यूल कास्ट समाज जो भी है, जो लोग एक्टिविस्ट हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो तो इसका विरोध कर रहे हैं असली। और ये क्रीमी लेयर करके ये लॉलीपॉप देने की जो बात करी सरकार ने, सरकार इस तरह की चालाकी सरकारों को नहीं करनी चाहिए। सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए अपना मत कि हम पहले वाली जजमेंट जितना किया उसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। लोगों को धोखे में रखने की जरूरत नहीं है सरकारों को। धोखे में अगर सरकार लोगों को रखती है तो ये देशद्रोह है, अपराध है। क्यों? आफ्टर ऑल देश की जनता ही तो है देश की मालिक, उनके प्रति सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार का मूड हो तो सरकार को कहना भी चाहिए कि जो हम सत्ता में इस वक्त जो लोग बैठे हैं, जिनके हाथों में है, वो चाहते हैं क्रीमी लेयर होनी चाहिए या वो चाहते हैं कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। हम चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, इसलिए हम तो स्वागत करते हैं। ऐसे स्पष्ट बोलना चाहिए, देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। देश को डिवाइड होता है इस तरह से और देश पचड़े में फंस जाता है वोट की पॉलिटिक्स में। कोई सोचता है डिवीज़न हो जाए, उसकी वोट मिल जाएंगी। तो ये चुप रहना बड़ी बदमाशी है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में चुप रहने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो चुप रहता है वो अपराधी है पॉलिटिक्स में, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अपोजिशन का लीडर हो या सरकार में शामिल मंत्री संतरी हो या देश का राष्ट्रपति हो। कि हम इस जजमेंट को नहीं मानते हैं। संविधान में तो शेड्यूल कास्ट को एक ही ग्रुप में रखा है और उस ग्रुप का आधार एक ही था, छुआछूत। भाई एक आदमी, तुमने जहर ऐसा फैला दिया कथा कहानी और ग्रंथों के आधार पे कि समाज में अभी भी वो जहर फैल रहा है शिक्षा के जरिए। शिक्षा में वो सारा कंटेंट, सारी कथा कहानियाँ बंद हो जानी चाहिए जो इस देश के लोगों को किसी भी ग्रुप में बांटती हैं। वर्णवादी व्यवस्था का या उसका चैप्टर पढ़ाना भी बंद होना चाहिए। जबकि अब ये हो रहा है कि उन चीज़ों को डाल रहे हैं, कभी गीता के माध्यम से कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। अरे भैया, आपने 4 वर्ण बनाए हैं, अछूत समाज किसने बनाया उसके बारे में तो नहीं बताया उन्होंने। तो ये सारी की सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। इस देश में आस्था के नाम पे, पूरी दुनिया में बल्कि न केवल भारत में, आस्था के नाम पे जो मानव को मानव से बांटने की कोशिश कर रहा है, जो कथा कहानी ग्रंथ है, उनको सबको खुडे लाइन लगाने की जरूरत है। जैसे टूटे हुए पत्तों का या घास फूस का खाद बनाते हैं ना, ऐसे खाद बनाने की जरूरत है। तो क्या सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए? अध्यादेश लाना चाहिए था। अगर नीयत साफ है तो अध्यादेश लाना चाहिए था। क्योंकि संविधान तो एक शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात की वजह से थी, इस लोगों का शोषण हुआ है और शोषण भी इस बात पे हुआ है। कुछ लोग सवर्ण हैं, कुछ फलाने हैं, कुछ डिगड़े हैं, कुछ अछूत है जिनको छुआ भी नहीं जा सकता। ये कितनी दर्दनाक और कितनी घटिया सोच थी और ये सोच कितने सालों तक चलाई गई इस देश में। इसको चलाने के पीछे आम आदमी नहीं था, इसके चलाने के पीछे वो लोग थे जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते थे, जो ठेकेदार मानते थे और समाज को गुमराह रखा इस बात में। इसको कोई स्वीकार नहीं करता, आज की युवा पीढ़ी स्वीकार नहीं करती, मगर वो भी धीरे धीरे बेचारे जहरीले बना दिए जाते। कोई भी युवा, मैं किसी एक युवा को भी ऐसे को नहीं जानता इस देश के जो बचपन से यंग एज में इन चीज़ों को चाहता हो। बस वो घर का माहौल या उस समाज को जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो छोड़ना नहीं चाहता। जैसे भैंस का काटड़ू भैंस का थन नहीं छोड़ना चाहता, दूध पी के भी उसको पकड़े रहता है, उसको पिटाई करके हटाया जाता है कि अपनी माँ के थन को मत खाओ। तो इस तरह की सिचुएशन है ये देश में। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब सबसे पहले तो यहाँ का हर आदमी दूसरे आदमी को 140 करोड़ को, मैं तो 140 करोड़ की भी नहीं बात करता, मैं तो 800 करोड़ की बात करता हूँ। पूरी दुनिया के लोग हैं, सब हमारे अपने लोग हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव जाति पूरी एक जाति है, वो है मानव जाति।
बाकी सारे के सारे ढोंग फसाद बनाए हुए हैं किसी लोगों ने शोषण करने के आधार पे या अपना अस्तित्व बनाने के रखने के लिए आधार पे। पर मैं यहाँ ये कहता हूँ जो गलतियाँ हुई भूतकाल को मारो गोली, जी प्रेजेंट की बात करो। प्रेजेंट में सिलेबस से सारी वो चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए और इस वर्ग को उसमें दलदल में फंसा के रिजर्वेशन का क्रीमी लेयर, फलाना लेयर, ढिकड़ा लेयर, ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि हमारा देश अछूत जो वातावरण है, जो मानसिकता, विकलांग मानसिकता है कि आदमी को आदमी अपने जैसा नहीं समझना या बच्चों के दिमाग में जहर शिक्षा के जरिए डालना या उन कथा कहानियों को अभी भी महामंडित करना, सरकारी मदद देना। अरे सरकारी मदद दे रहे हैं, गीता दाम कुरुक्षेत्र में वो ज़मीनें दी गई हैं, करोड़ों की ज़मीनें बहुत सस्ते दामों में कुछ ट्रस्टों को जो गीता का प्रचार करने वाले हैं वो हैं। ये इंडिया गवर्नमेंट किसी को भी इस देश का पैसा, पूरे 140 करोड़ लोगों का पैसा है, किसी एक रिलीजन को, संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए एक चौवन्नी नहीं देनी चाहिए। और जो लोग दूसरे अपने आप भी चला रहे हैं, अगर वो संविधान के खिलाफ है, उनको भी बंद करना चाहिए। उनकी सारी दुकानों पर ताले लगाने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इतने दिन में ये बताओ तुमने मानव जाति को एक करने के लिए क्या काम किया है। कोई भी हो, चाहे हिंदू का ठेकेदार, मुसलमान का ठेकेदार, ईसाई, पारसी, सिख का ठेकेदार, सबको ये पूछना चाहिए कितना पैसा समाज से तुम्हारे पास आता है, ब्यौरा होना चाहिए। और वो पैसा लगता कहाँ, वो देश को, मानव जाति को विभाजन में लगता है या उनको जोड़ने में लगता है। इसलिए सरकार भी इस तरह की बदमाशियों में निपटना चाहिए। सरकार को चाहिए कि चुपचाप इस पे अध्यादेश लाए, अपनी स्थिति क्लियर करे और अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को तुरंत रोके और रोकने के बाद पार्लियामेंट में डिस्कस करें, जहाँ समाज के सब लोग बैठे, पूरा देश, हमारा देश बैठा है वहाँ पे, और उन्हें बिना सस्पेंड किए किसी को चुपचाप ये बदमाशी बंद करनी पड़ेगी। स्पीकर और सभापति को, एक आदमी को भी सस्पेंड करना देशद्रोह है, क्योंकि सबको डिबेट में शामिल होना, सबका उस वक्त मौके पे होना जरूरी है, क्योंकि पूरा देश वहाँ बैठा होना जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर। फिर जो मर्जी करे सारे मिलके, ये पॉलिटिक्स है, ये नॉनसेंस है। सरकारों को इनसे ऊपर उठना चाहिए। ओछी राजनीति के लिए नहीं बना है देश, प्रतिनिधि चुनने का काम है देश का, मगर वो प्रतिनिधि मैं ही बनूं, ये पार्टियां अपने आप में षड्यंत्रकारी हो गई इस देश में। पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां संवैधानिक बॉडी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। वो तो खाली पार्लियामेंट से बाहर हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो आदमी गया ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम नहीं होना चाहिए इस देश में, बल्कि एंटी डिफेक्शन और कई तरह के कानून वो बनाए, वो जानबूझ के बनाए हैं पार्टियों की डिक्टेटरशिप के लिए, बदमाशी के लिए। इसलिए ऐसे चमचों को टिकट देना या वो चमचे ताड़ियाँ पीटते रहें पार्लियामेंट में अगली टिकट चाहने के चक्कर में, तो इस तरह के नपुंसकता आ गई है पॉलिटिक्स में। इससे हमें बचना होगा और देश के पॉलिटिकल पार्टियों की भी पकड़ ख़त्म करनी होगी जनप्रतिनिधियों से। जनप्रतिनिधि वाकई जनता के प्रतिनिधि साबित हो पाए पार्लियामेंट में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम ना हो और उसी पार्टी के नेता को देख के बिना उसकी, चाहे उसने बकवास की हो, तब ताड़ी पीसना अपनी टिकट को पक्का करने के लिए। ये ड्रामेबाजी और ये मजाक पार्लियामेंट का बनाना बंद हो और देश अपने आराम से सोचे, समाज से इंटरेक्ट करे। वो जनप्रतिनिधि समाज से तो आते हैं, वो समाज क्या चाहता है, देश किस बात के लिए तैयार है। हम परिवर्तन के पक्ष में हैं समाज के समय के अनुसार, मगर जो स्टेक होल्डर हैं उनसे तो पूछो सबसे पहले। ये फैसले कुछ नहीं, सबसे पहले जो स्टेक होल्डर हैं उनसे पूछना चाहिए और ज़्यादातर मामले सॉल्यूशन होने चाहिए समाज द्वारा। और समाज हमारा है एक तरह से संवैधानिक जो स्वरूप में समाज बैठा है, वो पार्लियामेंट में बैठा है। तो पूरी पार्लियामेंट को हेल्दी एटमॉस्फेयर में डिस्कस करने और पार्लियामेंट, देश की पार्लियामेंट कम से कम 100 दिन बैठनी चाहिए, कम से कम। ये दौड़े कुर्ते पजामे पहने इधर उधर घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में नेता बन के, ना तो ये जनता की बातों का वहाँ तक पहुँचाते, ना वहाँ हेल्दी डिबेट करते हैं, ना उसमें हिस्सा लेते। ज़्यादातर एमपी वो काम ही नहीं करते जो एमपी का काम है, ज़्यादातर एमएलए वो काम ही नहीं करते जो एमएलए का काम है, दूसरे कामों में लगे। असली फैसला तो वर्गीकरण का तो कर ही दिया और उस पर सरकार कुछ बोल ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है, सरकार फैसले से खुश है। सरकार वो फैसला चाहती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वकील बोल रहे थे, इसका मतलब वो संविधान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे, वो संविधान की पैरवी नहीं कर पाए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दे आर नॉट एडवोकेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर नॉट एडवोकेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एडवोकेट्स ऑफ इंडिया। एंड इंडिया मीन्स इट्स सिटीजन 140 करोड़ और इंडिया मीन्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में बोलने की ड्यूटी है, चाहे एडवोकेट जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो,
और किसी के पक्ष में नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी कौन XYZ CM PM है, नथिंग। ये कुछ सौदा नहीं है, ये तो जानबूझ के उलझा दो ना, लोगों को लगेगा कुछ तो रिलीफ मिला। वो तो एक तरह से सजेशन हो, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, वो तो लागू होने का है नहीं, उसमें ये करेंगे क्या? वो तो वाकई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, वो तो एक सजेशन है एक तरह से, उसको अगर सही पढ़ें तो हम। असली जो फैसला कर दिया वर्गीकरण का, वो तो ठीक है, उसमें सरकार ने बोला कुछ नहीं। अरे ये सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार बिना आंकड़े के चक्कर में जाट रिजर्वेशन की फाइल फेंक दी, एक तरह से मतलब डिसमिस कर दिया केस। और OBC 70 बातों में ये आंकड़े पूछते हैं, बताइए कमीशन बिठाया कि नहीं बिठाया, उसकी रिपोर्ट क्या है, आंकड़े क्या है। और यहाँ 2 कामों में 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए इन्होंने चुपचाप कर दिया, 1 मिनट में कर दिया, केस भी फटाफट लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बिठा दिया और फैसला भी कर दिया। और जो इम्पोर्टेंट इशू है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के, उसमें 2-2, 3-3 साल से केस पेंडिंग है। PMLAU है, PA जिसमें अपोजिशन के लीडरों को जेल में बंद किया गया, उनके यहाँ केस को लिस्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट कौन लिस्ट करेगा? बेंच कौन बनाता है? चीफ जस्टिस। अब इसका मतलब चीफ जस्टिस ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। तो किसी को भी यहाँ मजाक बनाने का, संस्थाओं को कब्जे में करना या मदारी के बंदर की तरह डुगडुगी बजा के संस्थाओं पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई CM हो, चाहे कोई PM हो, इवन चाहे राष्ट्रपति हो। आप उसे संविधान से जुड़े हुए हैं, संविधान के हिसाब से काम करिए, वो आपके बस का नहीं तो अपने घर बैठिए। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो समाधान ना किया जा सके मिल बैठ के, और मिल बैठ के समाधान पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए कानूनों को लागू करती है और लागू करने की जिम्मेवारी है। और उन कानूनों में कोई गड़बड़ हो या उनके प्रति कोई विरोध हो या उनमें कोई बदलाव की ज़रूरत हो, तो उनको लगातार पार्लियामेंट के साथ टच में रहती है सरकार, पार्लियामेंट के सामने वो रखने चाहिए। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी एक राज्य ने कोई ऐसा किया, एक आध राज्य ने और भी किया था, कुछ लोगों ने वापस ले लिया था, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक आ गए, जैसे पंजाब का केस आ गया सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई सब कैटेगराइजेशन, यानी SC शेड्यूल कास्ट ग्रुप में जितनी जातियां रखी हैं कि उनको डिवाइड किया जा सकता है इस आधार पे कि भाई कौन आगे ज़्यादा बढ़ गया, किसको लाभ नहीं मिला। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेन जो बात की, ये फैसला किया कि भाई ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। अगर कोई स्टेट सब कैटेगराइजेशन कर देता है, उप जातियों में बांट देता है, SC शेड्यूल कास्ट का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में क्लासिफिकेशन कर सकता है और उनको इस आधार पे कि कौन रिजर्वेशन का बेनिफिट कम मिला है, किसको ज़्यादा मिला है, उस पर अपने आंकड़ों के आधार पे अपनी तरफ से उसमें आरक्षण दे सकता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जो लोग वंचित रहे उनको ज़्यादा मिल जाए। मगर उसमें ये कहा कि सरकारें मर्जी नहीं चलाएंगी, आंकड़ों पे आधारित होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका स्पष्ट होना चाहिए, वो वोट की पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। और क्रीमी लेयर वाले मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोल दिया, इसमें भी OBC की तरह से इसमें भी शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा भी एक ऐसा माध्यम है, इकोनॉमी एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पे भी